अरे दोस्तों, पैसा अड्डा में आप सबका वेलकम है। आज का टॉपिक एकदम गर्मा गर्म है। पर हाँ, शुरू करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलो अब अड्डा शुरू करते हैं। यार ये 8th पे कमीशन का क्या चक्कर है? हर कोई इसी की बात कर रहा है। सच में सैलरी बढ़ने वाली है या ये सब बस चुनावी बातें हैं? ठीक है, चल इसे एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले ये 8 पे कमीशन है क्या भला, और इसकी बात अभी ही क्यों हो रही है? तो देख, पे कमीशन सरकार की एक टीम की तरह है जो हर 10 साल में महंगाई को देखकर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव करती है। अरे यार, सब कुछ ठीक तो चल रहा था, तो फिर अब अचानक से इस नए कमीशन की क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा सवाल है। देख, 7th पे कमीशन को पूरे 10 साल हो गए हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो डीएनएस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता होता है ना, वो अब करीब करीब 60% तक पहुंच गया है। और नियम ये कहता है कि जब भी डीए 50% को पार कर जाता है तो एक सिग्नल होता है कि बॉस अब सैलरी को नए सिरे से बनाने का टाइम आ गया है। अच्छा, मैंने तो व्हाट्सएप पर पढ़ा है कि सैलरी 157% बढ़ जाएगी। मतलब रातों रात डबल। सच है क्या ये? अरे नहीं नहीं, कहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबरें पढ़ रहा है, ये सब कोरी अफवाहें हैं। चलो सच और झूठ का पर्दाफाश करते हैं। देखो, 157% जैसी बातें एकदम फेक हैं। असल में जो बढ़ोतरी होगी वो करीब 20% के आसपास हो सकती है। और सैलरी कोई जादू की छड़ी से डबल नहीं होती। ये एक फिटमेंट फैक्टर नाम की चीज पर डिपेंड करती। फिटमेंट फैक्टर? भाई ये क्या नया रॉकेट साइंस है? अरे नहीं यार, चिल कर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे बस सैलरी बढ़ाने वाला जादुई नंबर समझ ले। ये एक मल्टीप्लायर है जिसको तेरी पुरानी बेसिक सैलरी से गुणा करते हैं और बूम, तेरी नई बेसिक सैलरी आ जाती है। असली हाइक कितनी होगी, ये सब इसी नंबर का खेल है। तो असली सवाल ये है कि कैलकुलेशन होता कैसे है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अपनी पुरानी बेसिक सैलरी उठाओ, उसे फिटमेंट फैक्टर से गुणा करो और जो आएगा वो होगी तुम्हारी नई बेसिक सैलरी। जैसे 7th पे कमीशन में ये फैक्टर 2.57 था। अगर 8th में ये अंदाजन 1.88 भी रहता है तो 30,000 रुपए की बेसिक सैलरी सीधे बढ़कर 56,400 रुपए हो जाएगी। देखा, हाइक तो है पर 157% वाला सपना नहीं। ठीक है, अब गणित समझ में आया। तो इसका मतलब बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2026 से अकाउंट में आनी शुरू हो जाएगी, राइट? यही तो कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है मेरे दोस्त। इफेक्टिव डेट और पेमेंट डेट में जमीन आसमान का फर्क है। इफेक्टिव डेट यानी लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 है। इसका मतलब है कि तुम्हारी नई सैलरी का हिसाब किताब इस तारीख से शुरू हो जाएगा। लेकिन पेमेंट डेट मतलब जब पैसा हाथ में आएगा वो 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत भी हो सकती है। जरा इस टाइमलाइन को देखो। जनवरी 2026 से कैलकुलेशन शुरू, फिर 2027 के बीच में कमीशन अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी और पैसा बैंक खाते तक पहुंचते पहुंचते 2027 का अंत या 2028 की शुरुआत हो जाएगी। मतलब पेमेंट शुरू होने में 12 से 18 महीने की देरी हो सकती है। अरे बाप रे, तो क्या ये 18 महीने का पैसा डूब गया? ये तो घाटे का सौदा लग रहा है। नहीं, यही तो असली मजा है। इस चीज को कहते हैं अरियर्स, यानी बकाया। देरी का मतलब ये नहीं कि पैसा गया। इफेक्टिव डेट से लेकर पेमेंट डेट के बीच का जो भी सैलरी का फर्क बनता है वो तुम्हें एक साथ एक मोटी रकम में मिल जाता है। इसी को अरियर्स कहते हैं। वाह, मतलब एक साथ मोटा पैसा आएगा? तब तो पार्टी होगी जोरदार, ऐश ही ऐश। हाँ, पैसा तो आएगा। सोचो, अगर किसी की सैलरी हर महीने 10,000 रुपए बढ़ती है और 18 महीने की देरी होती है तो उसे एक बार में 1,80,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन इस पार्टी में एक बिन बुलाया मेहमान भी है। तो अरियर्स और टैक्स की इस चक्कर को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, ये पूरा बकाया अमाउंट पूरी तरह से टैक्सेबल होता है और इस पर टैक्स उसी साल लगता है जिस साल ये तुम्हें मिलता है। इसकी वजह से कई लोग ऊंचे टैक्स स्लैब में भी आ सकते हैं। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 89(1) के तहत कुछ टैक्स में राहत मिलने का जुगाड़ जरूर है। अच्छा, अब जाकर पूरा मामला दिमाग में बैठा। सैलरी बढ़ेगी लेकिन देर से मिलेगी और उस पर टैक्स भी लगेगा। अब सब कुछ क्लियर है। बिल्कुल। तो चलो इस पूरी बातचीत को 3 जरूरी बातों में समेट लेते हैं। पहली, हाइक असली है पर उम्मीदें जमीनी रखो। 20% के आसपास सोचो, 150% नहीं। दूसरी, पैसा मिलेगा जरूर पर 12-18 महीने बाद अरियर्स के रूप में। और तीसरी, टैक्स की प्लानिंग करके चलना क्योंकि उस मोटी रकम पर टैक्स भी देना पड़ेगा। तो अब एक सवाल आप सबसे,
जब सारा गणित समझ आ ही गया है तो आपके हिसाब से ये फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना। और हाँ, ऐसे ही आसान भाषा में फाइनेंस को समझने के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले अड्डे पर।